नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से आईआईटी खड़गपुर के 66वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की बड़ी भूमिका पर जोर दिया। निर्वाचन आयोग ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान निर्वाचन क्षेत्रों में केंद्रीय पुलिस बलों की अग्रिम तैनाती नियमित कार्रवाई है। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में राज्यसभा की दोनों सीट निर्विरोध जीती। गुजरात में 6 नगर निगमों की 575 सीटों पर चुनावों की मतगणना आज। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने कम दूरी तक मार करने वाली 2 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर। उत्तर प्रदेश सरकार 6 रनवे के साथ जेवर हवाई अड्डे को एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे के रूप में विकसित करेगी। सरकार ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत 56,000 से अधिक मकानों की मंजूरी दी और देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.22% हुई। समाचार प्रभात में निखिल कुमार के साथ मैं मुकेश कुमार। कोविड महामारी से देश एक साथ लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी खड़गपुर के 66वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। कोविड दिशा निर्देशों के तहत दीक्षांत समारोह वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे भी इस समारोह में शामिल होंगे। कुल 75 विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से सम्मानित किया जाएगा। 9 को स्वर्ण और 66 को रजत पदक दिए जाएंगे। 2,800 से अधिक विद्यार्थियों को वर्चुअल माध्यम से उपाधि प्रदान की जाएगी। 27 लोगों को शिक्षा और अनुसंधान, समाज सेवा और जन कल्याण के क्षेत्र में योगदान के लिए डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की जाएगी। आईआईटी खड़गपुर लाइफ फेलो अवार्ड और विशिष्ट एल्यूमिनस अवार्ड भी प्रदान किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने परिवर्तन के लिए अपना मन बना लिया है। हुगली जिले के साहागंज में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में न केवल सरकार में बदलाव बल्कि राज्य के विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए वास्तविक बदलाव की आवश्यकता है। श्री मोदी ने कहा कि राज्य के हर कोने से लोग बदलाव के पक्ष में आवाज उठा रहे हैं। आप लोगों का ये उत्साह, ये उमंग, ये ऊर्जा कोलकाता से लेकर दिल्ली तक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। अब पश्चिम बंगाल परिवर्तन का मन बना चुका है। राज्य की सत्तारूढ़ सरकार पर आरोप लगाते हुए श्री मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के गरीब लोगों और किसानों को पीएम किसान निधि तथा आयुष्मान भारत जैसी केंद्रीय योजनाओं के लाभ से वंचित किया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट के माध्यम जितने बेहतर होंगे, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का हमारा संकल्प उतना ही सशक्त होगा। आज नाओपाड़ा से दक्षिणेश्वर तक जिस खंड का उद्घाटन किया गया है, इससे 1.5 घंटे की दूरी सिर्फ 25-35 मिनट के बीच में सिमट जाएगी। इस सुविधा से स्कूल कॉलेज जाने वाले युवाओं को, दफ्तरों फैक्ट्रियों में काम करने वाले कर्मचारियों को, श्रमिकों को बहुत लाभ होगा। यही नहीं, कालीघाट और दक्षिणेश्वर में मां काली के मंदिरों तक पहुंचना भी अब श्रद्धालुओं के लिए बहुत आसान हो गया है। प्रधानमंत्री ने नोआपाड़ा और दक्षिणेश्वर के बीच कोलकाता मेट्रो रेल की विस्तारित सेवा को झंडी दिखाई। श्री मोदी ने पूर्वी और दक्षिण पूर्वी रेलवे की नई लाइनों का भी उद्घाटन किया और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया। श्री मोदी ने कहा कि मेट्रो के विस्तार से छात्रों सहित आम लोग लाभान्वित होंगे। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान निर्वाचन क्षेत्रों में केंद्रीय पुलिस बलों की अग्रिम तैनाती नियमित कार्रवाई है। मीडिया में आई खबरों का हवाला देते हुए आयोग ने कहा कि पश्चिम बंगाल में केंद्रीय पुलिस बल विशेष रूप से भेजे जा रहे हैं। ये प्रथा 1980 के दशक के अंत से जारी है।
निर्वाचन आयोग का कहना है कि केंद्रीय पुलिस बलों को नियमित रूप से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के महत्वपूर्ण तथा संवेदनशील चुनाव क्षेत्रों में पहले से ही भेजा जाता है। आयोग ने यह भी कहा कि पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान भी केंद्रीय बलों को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भेजा गया था। आयोग ने कहा कि केंद्रीय पुलिस बलों को सभी 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुद्दुचेरी में भेजा गया है, जहां विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निजी क्षेत्र रक्षा उत्पादों के बारे में अनुसंधान, डिजाइन और देश में विनिर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना सकता है। 2021-22 की केंद्रीय बजट में रक्षा क्षेत्र के प्रावधानों पर कारगर तरीके से अमल के बारे में कल एक वेबिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने निजी क्षेत्र से अपील की कि वो सरकार के साथ पूरे तालमेल से कार्य करे। प्राइवेट सेक्टर को आगे लाने के लिए, उनके लिए काम करना और आसान बनाने के लिए सरकार उनके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर बल दे रही है। मैं डिफेंस सेक्टर में आ रहे प्राइवेट सेक्टर की एक चिंता भी समझता हूं। अर्थव्यवस्था के अन्य सेक्टर्स के मुकाबले डिफेंस सेक्टर में सरकार का दखल कई गुना ज्यादा है, क्योंकि यह सेक्टर नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। लेकिन साथ ही प्राइवेट सेक्टर की साझेदारी के बिना 21वीं सदी का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम खड़ा नहीं हो सकता, यह भी मैं तो भली भांति समझता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा मंत्रालय के खर्च में 19% की बढ़ोतरी रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण की सरकार की वचनबद्धता को प्रदर्शित करती है। रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश को रक्षा उपकरणों का आयात करने की बजाय निर्यातक देश बनने का प्रयास करना चाहिए। हथियार और मिलिट्री इक्विपमेंट बनाने का भारत के पास सदियों पुराना अनुभव है। आजादी के पहले हमारे यहाँ सैकड़ों ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां होती थी। दोनों विश्व युद्धों में भारत से बड़े पैमाने पर हथियार बनाकर भेजे गए थे, लेकिन आजादी के बाद अनेक वजहों से इस व्यवस्था को उतना मजबूत नहीं किया गया जितना किया जाना चाहिए था। आज भारत विश्व के सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर्स में से है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा तट के पास चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से सतह से हवा में कम दूरी तक मार करने वाली मिसाइल VLSR-FAM के 2 सफल परीक्षण किए। डीआरडीओ ने इसे विशेष तौर पर नौसेना के लिए देश में ही डिजाइन और विकसित किया है। ये मिसाइल समुद्र में नजदीकी लक्ष्य सहित विभिन्न हवाई हमलों के खतरे से निपटने में सक्षम है। परीक्षण में मिसाइलों ने अत्यधिक सटीकता के साथ लक्ष्यों को भेद दिया। मिसाइलों को हथियार नियंत्रण प्रणाली के साथ तैनात किया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इन सफल परीक्षणों पर डीआरडीओ को बधाई दी है। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में राज्यसभा की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में निर्विरोध जीत दर्ज की है। मौजूदा सांसदों के निधन के बाद से ये सीटें रिक्त हुई थीं। उपचुनाव में भाजपा के दिनेश चंद्र जेमल भाई अनन वदिया और रामभाई हरजी भाई मोकारिया ने सीट पर जीत दर्ज की। ये सीटें कांग्रेस नेता अहमद पटेल और भारतीय जनता पार्टी के अभय गणपतराय भारद्वाज के निधन से रिक्त हुई थीं। विपक्षी दल कांग्रेस ने इस उपचुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। 182 सदस्यों वाली गुजरात विधानसभा में कांग्रेस के 65 विधायक हैं। पार्टी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नहीं थी, इसीलिए कांग्रेस ने इन उपचुनावों में अपना उम्मीदवार न उतारने का फैसला किया। गुजरात विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के 111 विधायक हैं। गुजरात में 6 नगर निगमों की 575 सीटों पर आज मतगणना हो रही है। इन सीटों के लिए रविवार को वोट डाले गए थे। अहमदाबाद में 48 वार्ड की 192, सूरत में 30 वार्ड की 120, बड़ोदरा में 19 वार्ड की 76, राजकोट के 18 वार्ड की 72, भावनगर में 13 वार्ड की 52 और जामनगर में 16 वार्ड की 64 सीटों पर मतगणना की जाएगी। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार इन 6 नगर निगमों के लिए 46.1% वोट डाले गए थे। हमारे अहमदाबाद संवाददाता ने बताया है कि जिन 6 नगर निगमों में चुनाव कराए गए हैं वहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। वे आज गांधीनगर में गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के 3रे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। राष्ट्रपति विद्यार्थियों को स्नातक की उपाधि प्रदान करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात के तीसरे दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। दीक्षांत समारोह के दौरान वे 73 छात्रों को पीएचडी, 26 को एमफिल, 121 को पोस्ट ग्रेजुएट और 24 छात्रों को अंडर ग्रेजुएट की पदवियां एनायत करेंगे। समारोह के दौरान 21 तेजस्वी छात्रों को मेडल से पुरस्कृत किया जाएगा। अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन बुधवार को राष्ट्रपति कोविंद अहमदाबाद के मोटेरा स्थित विश्व के सबसे बड़े सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के तुरंत बाद भारत इंग्लैंड के बीच पिंक बॉल से खेले जाने वाले डे नाइट टेस्ट मैच का प्रारंभ होगा। सूत्रों के अनुसार राष्ट्रपति श्री कोविंद केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के साथ भारत और इंग्लैंड के बीच का यह तीसरा टेस्ट मैच देखेंगे, ऐसी भी संभावना है। विश्व के सबसे बड़े मोटेरा स्टेडियम की कुल क्षमता 1,10,000 दर्शकों की है, लेकिन कोविड महामारी के चलते मैच के दौरान स्टेडियम के अंदर सिर्फ 50% दर्शकों को ही प्रवेश दिया जाएगा। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्री जसमीत सिंह और श्री अमित बंसल को दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है। श्री कोविंद ने केरल उच्च न्यायालय में भी 4 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। कर्नाटक उच्च न्यायालय के 4 अतिरिक्त न्यायाधीशों को पदोन्नत किया गया है। इस संबंध में कानून मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है। और आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से आईआईटी खड़गपुर के 66वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की बड़ी भूमिका पर जोर दिया। निर्वाचन आयोग ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान निर्वाचन क्षेत्रों में केंद्रीय पुलिस बलों की अग्रिम तैनाती नियमित कार्रवाई है। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में राज्यसभा की दोनों सीटें निर्विरोध जीती। गुजरात में 6 नगर निगमों की 575 सीटों पर चुनावों की मतगणना आज। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने कम दूरी तक मार करने वाली 2 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर। उत्तर प्रदेश सरकार 6 रनवे के साथ जेवर हवाई अड्डे को एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे के रूप में विकसित करेगी। सरकार ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत 56,000 से अधिक मकानों की मंजूरी दी और देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.22% हुई। सरकार ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 56,000 से अधिक अतिरिक्त मकानों की मंजूरी दी है। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि वर्ष 2022 तक 1 करोड़ 12 लाख घरों की कुल मांग में से अब तक लगभग 1 करोड़ 11 लाख मकानों की मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि 73 लाख से अधिक मकानों की बुनियाद का काम पूरा हो गया है। 42,70,000 मकान लाभार्थियों को सौंपे गए हैं। सरकार ने सबको आवास उपलब्ध कराने की भविष्य की योजना के अंतर्गत 2022 तक देश के शहरी क्षेत्रों में सभी योग्य लाभार्थियों को पक्के मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने 18 राज्यों में हस्तशिल्प कारीगरों के 50 स्फूर्ति समूहों का उद्घाटन किया है। इन समूहों में मलमल, खादी, नारियल के रेशे, हस्तकला, काष्ठशिल्प, हथकरघा, मिट्टी के बर्तन, कालीन बुनाई, कृषि प्रसंस्करण और चाय जैसे पारंपरिक क्षेत्रों के 42,000 से अधिक कारीगरों को सहायता दी जा रही है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने स्फूर्ति समूहों के विकास के लिए 85 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। केंद्र सरकार अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय खिलौना मेला 27 फरवरी से 2 मार्च तक आयोजित कर रही है। ये मेला वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा। इस मेले का उद्देश्य खिलौना उद्योग की समग्र विकास के लिए संवाद को बढ़ावा देना है और दुनिया के सामने भारत की खिलौना निर्माण क्षमता को प्रदर्शित करना है। मुंबई से खिलौना मेले में भाग ले रहे प्रतिभागियों ने इस पहल का स्वागत किया है। मेले में भाग ले रहे लवली खिलौने के सह संस्थापक प्रफुल्ल पनगांवकर ने केंद्र सरकार की इस पहल की सराहना की है और सभी से इस प्रदर्शनी में भाग लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भारतीय खिलौना उद्योग इस समय ऊंची कर दरें, कच्चे माल की अनुपलब्धता और चीन से आने वाले सस्ते खिलौने जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है। The Government of India has organized a National Toy Fair which will be held between 27th February and 2nd March. It is a good initiative by the Government of India to help the toy industry, and I request everybody to take part in that exhibition. At the moment, our industry is facing challenges and problems like higher taxation, unavailability of proper raw material and in Chinese imports. So I request government to look into these problems and resolve them ASAP.
उत्तर प्रदेश सरकार जेवर में एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा विकसित करने की योजना बना रही है। राज्य सरकार ने कल विधानसभा में वर्ष 2021-22 की बजट में जेवर हवाई अड्डे के लिए 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य सरकार ने जेवर हवाई अड्डे के रनवे की संख्या को 2 से बढ़ाकर 6 करने का फैसला किया है। अयोध्या में निर्माणाधीन हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखा जाएगा। इसके लिए बजट में 101 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अयोध्या के इस हवाई अड्डे को बाद में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के तौर पर विकसित किया जाएगा। बजट पेश किए जाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि अलीगढ़, मुरादाबाद और मेरठ जैसे शहरों को भी जल्दी ही हवाई सेवा से जोड़ा जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कल राज्य के लिए 2,18,303 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि सरकार स्त्री पुरुष समानता सुनिश्चित करने के लिए निचले स्तर पर महिला श्रम शक्ति को बढ़ावा देगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। रोजगार में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। महिलाओं को नए उद्योग लगाने के लिए 5 लाख की राशि अनुदान के रूप में और 5 लाख रुपए का कर्ज बिना ब्याज के मुहैया कराए जाएंगे। सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में 20 लाख से अधिक नए रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। राजगीर में नए खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। वैशाली, बेगूसराय, सीतामढ़ी और मधुबनी समेत 10 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज भी खोले जाएंगे। बिहार के किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए 12,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। पशुओं का घर बैठे इलाज होगा और इसके लिए गोवंश विकास संस्थान खुलेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। बिहार विधान परिषद में लोक जनशक्ति पार्टी की एकमात्र विधायक नूतन सिंह कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गईं। श्रीमती नूतन सिंह के भाजपा में शामिल होने से 75 सदस्यीय विधान परिषद में लोजपा का अब कोई सदस्य नहीं बचा है। विधान परिषद में जनता दल यूनाइटेड के 23, भाजपा के 21 विधायक हैं। एनडीए के 2 अन्य सहयोगी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर और विकासशील इंसान पार्टी के 1-1 सदस्य हैं। वाराणसी में फूलों, सब्जियों और बागवानी के 2 दिवसीय उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें कई संगठनों, नर्सरी और सरकारी विभागों ने भाग लिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय लोगों ने कट फ्लावर्स, सजावटी और औषधीय पौधों, फलों, सब्जियों और फूलों की सजावट का आनंद लिया। फूलों से बनाकर दिखाई गई वाराणसी के बनारसी पान और लंगड़ा आम की किस्म मुख्य आकर्षण रही। उद्यान विभाग के उप निदेशक मुन्ना यादव ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि महोत्सव का उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना और क्षेत्र के किसानों को प्रेरित करना था। अभी ये प्रदर्शनी कई मायनों में याद की जाएगी। इसमें हम लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो अलग एक स्टॉल लगवाया था। फलों में स्ट्रॉबेरी जो इधर के लिए नई है, इधर नहीं होती थी, तो स्ट्रॉबेरी भी अब होने लगी है, तो स्ट्रॉबेरी का भी स्टॉल लगा हुआ था। तो इससे यह किसान जब देखते हैं एक दूसरे के प्रदर्शन को, तो उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना आती है। कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन कैसे लिया जाए, ये जो प्रदर्शन आते हैं इसको लोग देखते हैं, जो हमारे शहर के वासी और लोग देखते हैं, तो इससे किसानों और उनके बीच इंटरेक्शन होता है, तो वो उनका उत्पाद अच्छे रेट पे बिकता है, एक्सपोर्ट की भी संभावना बनती है। दिल्ली सरकार के श्रमिक पंजीकरण अभियान के अंतर्गत 45 पंजीकरण शिविरों में राज्य के 8 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण किया जाएगा। इस अभियान के माध्यम से श्रमिकों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। पंजीकरण शिविर सरकारी विद्यालयों और प्रमुख निर्माण स्थलों पर लगाए जाएंगे। साथ ही मोबाइल इकाइयां निर्माण स्थलों पर जाकर श्रमिकों का पंजीकरण करेंगे। इसके अतिरिक्त श्रमिक 1076 पर कॉल करके घर बैठे ही अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.22% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि महामारी का प्रकोप फैलने के बाद से अब तक 1 करोड़ 6 लाख रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कोविड रोगियों की संख्या 1,50,000 से ज्यादा है। देश में कोविड मामलों की कुल संख्या 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा हो गई है। कोविड से मौत का शिकार हुए लोगों की कुल संख्या 1,56,000 हो गई है। इस बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि कल तक 1 करोड़ 14,24,094 लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अपर सचिव मनोहर अगनानी ने बताया कि 75,40,602 स्वास्थ्य कर्मियों में से 64 लाख से अधिक लोगों को टीके की पहली खुराक और 11 लाख से अधिक लोगों को दूसरी खुराक दी गई।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि टीकाकरण के बाद अब तक 46 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और 41 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 128 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इन्हें मिलाकर राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 6,38,028 हो गई है। कोरोना वायरस से अब तक 6,26,086 व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 10,901 हो गई है। बिहार में कल 55,989 स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड का टीका लगाया गया। राज्य में टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद से अब तक 5,81,853 लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच राज्य में कोविड से ठीक होने की दर बढ़कर 99.2% हो गई है। राज्य के 15 जिलों में कल कोई नया रोगी सामने नहीं आया। ओडिशा में 5,40,000 से अधिक लाभार्थियों को कोविड महामारी से बचाव का टीका लगाया जा चुका है। इसमें 4,39,000 स्वास्थ्यकर्मी और 1 लाख से अधिक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता हैं। कर्नाटक के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर राव ने भीड़भाड़ वाले इलाकों में कोविड दिशा निर्देशों का अनुपालन न करने पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि वैवाहिक स्थल पर कोविड दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए मार्शल तैनात किए जाएंगे। कर्नाटक में कल 317 नए लोगों के संक्रमित होने और 287 रोगियों के स्वस्थ होने की पुष्टि हुई। राज्य में संक्रमण की दर 0.69% है, जबकि मृत्यु दर 1.57% है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कोविड संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है। लद्दाख में फिलहाल 37 रोगियों का इलाज चल रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। लद्दाख में कोविड मामलों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। लेह और करगिल जिलों में पिछले 2 महीनों के दौरान संक्रमण के मामले कम हुए हैं। लद्दाख में कोविड से स्वस्थ होने की दर 98% तक पहुंच गई है। इस बीच स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड के टीके लगाए जा रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के अपर पुलिस महानिदेशक सतीश खंडारे को कल कोविड वैक्सीन का पहला टीका लगाया गया। अब तक लगभग 900 पुलिस कर्मियों को टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन लद्दाख आने वाले पर्यटकों और मजदूरों पर कड़ी निगरानी रख रहा है। रमेश चंद्र और यांगचन डोलमा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मोहम्मद जुबैर। जम्मू कश्मीर के स्कूली शिक्षा विभाग ने कश्मीर मंडल में सभी स्कूल और जम्मू मंडल के ठंडे क्षेत्रों के स्कूल 1 मार्च से चरणबद्ध तरीके से फिर से खोलने के आदेश दिए हैं। कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूल 1 मार्च से खुलेंगे, जबकि कक्षा 8 तक के अध्यापक 1 मार्च से विद्यालय में उपस्थित होंगे और विद्यार्थी 8 मार्च से आएंगे। जम्मू मंडल के गर्म क्षेत्रों में स्कूल 1 फरवरी को दोबारा खुल चुके हैं। चीन ने कहा है कि इस वर्ष की ब्रिक्स बैठक की मेजबानी में वो भारत का समर्थन करता है। भारत 2012 और 2016 के बाद ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तीसरी बार मेजबानी करेगा। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग बेनबिन ने कहा कि चीन भारत और अन्य सदस्यों के साथ संचार तथा संवाद करने और सहयोग को बढ़ाने की दिशा में काम करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और निखिल, अब आप बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या-क्या सुर्खियां हैं। जी मुकेश, पश्चिम बंगाल में एक जनसभा में प्रधानमंत्री के संबोधन की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, मोदी ने बंगाल के अनादर और कट मनी को लेकर ममता पर साधा निशाना, कहा पश्चिम बंगाल में सिंडिकेट राज। अमर उजाला के अनुसार मोदी ने कहा, परिवर्तन का मन बना चुका बंगाल। राजस्थान पत्रिका के अनुसार असम में पीएम बोले, नॉर्थ ईस्ट बनेगा देश के विकास का इंजन। पुद्दुचेरी में विश्वास मत के पहले कांग्रेस सरकार गिरी, नारायणसामी का इस्तीफा जनसत्ता की सुर्खी है। हिंदुस्तान लिखता है, पुद्दुचेरी कांग्रेस के हाथ से फिसला। नव भारत टाइम्स का शीर्षक है, दक्षिण में कांग्रेस का इकलौता खिलाड़ी ढहा। राजस्थान पत्रिका ने पटाक्षेप शीर्षक से दिया है, राष्ट्रपति शासन लगने के आसार। कोरोना के बढ़ते मामलों पर जनसत्ता का शीर्षक है, मुंबई में उपचाराधीन मरीज 36% बढ़े। राजस्थान पत्रिका ने दिया है, अमित शाह ने की हालात पर चर्चा। नागपुर में भी स्कूल कॉलेज 25 फरवरी से 7 मार्च तक बंद रहेंगे। नव भारत टाइम्स का शीर्षक है, राहतों का इंतजार कोरोना ने बढ़ाया, एक्टिव केस 17 दिन बाद फिर 1.5 लाख। अमर उजाला लिखता है, कश्मीर घाटी में 11 माह बाद ट्रेन फिर शुरू। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, बनिहाल और बारामूला खंड पर 22 फरवरी से ट्रेन सेवा शुरू की जा रही है। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया राहुल को नोटिस, सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने मांगा जवाब। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, म्यांमार में सड़कों पर सेना के टैंक के आगे डटे निहत्थे नागरिक, एक ही नारा, लोकतंत्र चाहिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से आईआईटी खड़गपुर के 66वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की बड़ी भूमिका पर जोर दिया। निर्वाचन आयोग ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान निर्वाचन क्षेत्रों में केंद्रीय पुलिस बलों की अग्रिम तैनाती नियमित कार्रवाई है। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में राज्यसभा की दोनों सीट निर्विरोध जीती। गुजरात में 6 नगर निगमों की 575 सीटों पर चुनावों की मतगणना आज। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने कम दूरी तक मार करने वाली 2 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर। उत्तर प्रदेश सरकार जेवर में 6 हवाई पट्टी के साथ एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा विकसित करेगी। सरकार ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत 56,000 से अधिक मकानों की मंजूरी दी और देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.22% हुई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।